मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर 5 है। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में कहते हैं EMI। एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको कहेंगे AC। तो हिंदी में कहेंगे इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तथा अल्टरनेटिंग करंट को कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हो गया फाई, इसको हिंदी में कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। मान लीजिए ये एक छोटा सा एरिया है DS। तो चूंकि ये प्लेन एरिया है, ये DS जो है बहुत छोटा सा एरिया है, और ये जो DS एरिया है इतना छोटा है कि ये हमेशा प्लेन ही होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरिया है DS, चूंकि ये प्लेन है इसलिए इसको हम वेक्टर मान सकते हैं, और इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो ये वेक्टर DS है, और इस वेक्टर DS यानी इस एरिया से, इस छोटे से एरिया से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो जब भी किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल जाए तो हम कहते हैं कि फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स पास हो रहा है, यहां पर दो चीज है। फ्लक्स पास हो रहा है मतलब किससे पास हो रहा है? तो एरिया से पास हो रहा है। और क्या पास हो रहा है? तो फ्लक्स पास हो रहा है मतलब क्या पास हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो जब भी किसी एरिया से, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करके निकले, तो हम कहते हैं कि फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हो गया यहां पर DS, ये प्लेन एरिया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो इस छोटे से एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है मतलब फ्लक्स पास हो रहा है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा उतना कम फ्लक्स पास होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके नहीं निकलेगा, मतलब एक भी फील्ड लाइन पास नहीं होगा, तो फ्लक्स जीरो होगा। मतलब फ्लक्स क्या मापता है? फ्लक्स एक्चुअली मापता है कि किसी गिवन एरिया से, किसी गिवन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। अब चूंकि ये एरिया बहुत छोटा सा है, DS है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बहुत कम होगा, उसको dφ कहेंगे। dφ का मतलब बहुत छोटा सा फ्लक्स। तो ये dφ क्यों हुआ? क्योंकि एरिया भी तो बहुत छोटा सा है। चूंकि ये छोटा सा एरिया है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बहुत कम होगा। तो DS एरिया से हमेशा dφ फ्लक्स पास होता है, जिसका फॉर्मूला होता है B.ds। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा E.ds, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड .ds था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड .ds है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स dφ बराबर हो गया B.ds, BDS cos थीटा, जहां पर थीटा मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया DS के बीच का एंगल है। अब मान लो यह एक प्लेन एरिया है, यह जो एरिया है ये रेक्टेंगुलर एरिया है, यह एक प्लेन एरिया है, या हो सकता है ये क्वाइल हो। क्वाइल समझते होंगे, क्वाइल को हिंदी में कुंडली कहते हैं। एक तार को मान लीजिए रेक्टेंगल के शेप में इस तरह से मोड़ दिया जाए तो एक रेक्टेंगुलर क्वाइल प्राप्त होगा। ये जो एरिया है ये प्लेन है, लेकिन ये एरिया क्या है? बड़ा सा एरिया है, तो इसको तो हम वेक्टर मान सकते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया हमेशा वेक्टर होता है। अगर एरिया प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, तो उसको आप वेक्टर नहीं मान सकते। तो यहाँ पर जो एरिया है वो बड़ा सा एरिया है, तो इसको हम S मानेंगे। इस एरिया को हम DS नहीं मानेंगे, S मानेंगे, क्योंकि ये बड़ा सा एरिया है। चूंकि प्लेन है तो इसको हम वेक्टर S कहेंगे, और वेक्टर S का डायरेक्शन क्या होगा? इस एरिया के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड। और मान लीजिए इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इसका मतलब इससे फ्लक्स पास हो रहा है, इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है,
और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स पास होगा इसको हम फाई कहेंगे, क्योंकि बड़ा सा एरिया है तो ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। फाई का फॉर्मूला हो जाएगा B.S। यहाँ ds नहीं है, s है, क्योंकि बड़ा सा एरिया है, तो B.S का फॉर्मूला होगा BS cos थीटा। इसका मतलब किसी भी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BS cos थीटा, चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो। मान लो ये कॉइल सर्कुलर होता तो सर्कुलर कॉइल का भी एरिया S वेक्टर होता, फील्ड वेक्टर B होता, तो फ्लक्स होता B.S यानी BS cos थीटा। ये देखिए एक कर्व्ड एरिया है, यह जो एरिया है ये कर्व्ड है, देख रहे हैं, यह कर्व्ड एरिया है। तो यह जो पूरा का पूरा एरिया है ये चूंकि प्लेन नहीं है, कर्व है, मुड़ा हुआ है, इस तरह से बेंड किया हुआ है, इसलिए इस एरिया को हम वेक्टर नहीं मान सकते, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हो रहा है, इसका मतलब इस कर्व्ड एरिया से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो पास हो ही रहा है, अच्छा खासा फ्लक्स पास हो रहा है। उस फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम B.S लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो S वेक्टर है वो वेक्टर नहीं है। ये एरिया चूंकि कर्व है इसलिए इसको हम वेक्टर नहीं मान सकते। तो डायरेक्ट B.S तब लिखा जाता है जब एरिया प्लेन हो। प्लेन एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू B.S होता है, और ds चूंकि हमेशा प्लेन होता है तो ds एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स d होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया B.DS। लेकिन यहां पर जो एरिया है वो प्लेन नहीं है, कर्व है, तो इसको तो हम वेक्टर नहीं मानेंगे। तो इस स्थिति में जब भी एरिया कर्व हो जाए तो इस स्थिति में हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds, इस छोटे से एरिया से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा, इस फ्लक्स को हम मान लेते हैं d फाई। अब देखिए ऐसा ऐसा ds कितना सारा होगा, 1 2 3 4, बहुत सारा ds इसके अंदर होगा, अरबों खरबों ds होगा, और प्रत्येक ds से कितना फ्लक्स पास होगा, d फाई d फाई d फाई d फाई। सारे d फाई को अगर इंटीग्रेट कर दें तो पूरे एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटे से एरिया ds से गुजरने वाले फ्लक्स d फाई को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो फाई मिल जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन d फाई, और d फाई का वैल्यू होता है B.DS। तो कर्व एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन B.DS। मान लीजिए यह एक क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो कोई स्फेयर है या फुटबॉल है, तो फुटबॉल का जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, यह एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो सरफेस एरिया है ये तो प्लेन नहीं है, ये कर्व है, तो इसको तो हम वेक्टर मानेंगे नहीं। किसी भी स्फेयर का एरिया क्या होता है, किसी भी स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो ये सरफेस एरिया है ये मुड़ा हुआ है, वक्र है, तो इस पूरे सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेंगे ds, इससे गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू होगा d फाई, और ऐसा ऐसा ds बहुत सारा होगा पूरे सरफेस पे, बहुत सारा ds होगा हर जगह, प्रत्येक ds से d फाई फ्लक्स पास होगा, सारे d फाई को इंटीग्रेट कर दो तो इस पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फाई निकालेंगे, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करना होगा d फाई को। लेकिन देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज, क्योंकि सरफेस क्लोज है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा कैसा, ओपन, क्योंकि सरफेस ओपन है। d फाई का वैल्यू होगा B.DS, तो क्लोज इंटीग्रेशन B.DS। लेकिन आपको हम पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में पढ़ाए थे गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो इसीलिए याद रखिए किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप होता है। तो ये जो लाइन गया ये वापस घूमकर भी आएगा, तो जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा उतना फ्लक्स घूमकर अंदर भी आएगा,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा बंद लूप बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है सारा का सारा फ्लक्स वापस आएगा, इसीलिए नेट फ्लक्स 0 होता है। तो इसलिए किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले टोटल फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बी डॉट डी एस। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, तो फ्लक्स इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है इसलिए फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। कॉस थीटा एक नंबर है, तो ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको हम वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबर, जिसका सिंबल है WB। तो फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको वेबर कहते हैं। और मीटर स्क्वायर को नीचे कर दो तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहेंगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, जिसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BDS cos थीटा। अब ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको याद रखना है MT - 2 I - 1। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायमेंशन आप याद रखिए। एरिया का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर, और cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया ML स्क्वायर T - 2 I - 1। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया वेबर, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहेंगे, ये भी आ सकता है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं, ये भी आ सकता है। तो इसलिए सारे चीज को अच्छे से समझ के याद रखिए। ये देखिए, ये एक सर्कुलर एरिया है, या मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। ये चूंकि प्लेन है इसलिए इसका एरिया मान लेते हैं DS वेक्टर है, छोटा सा एरिया है DS। तो ये प्लेन है, ये वेक्टर DS ऊपर की ओर होगा, और इससे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां जो कॉइल का एरिया है, कॉइल का जो प्लेन है, ये जो तल है वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पास हो रहा है, इसको फील करिए। इस कॉइल का जो प्लेन है, ये प्लेन, इस पर परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर DS, यानी फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। जबकि यहां पर देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस एरिया के प्लेन के पैरेलल है। ये सारा फील्ड लाइन इस एरिया को टच करके जा रहा है, एक भी लाइन इस एरिया को क्रॉस करके नहीं निकल रहा। टच तो कर रहा है लेकिन क्रॉस करके आर पार नहीं निकल रहा। इसका मतलब यहां फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए, फ्लक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BDS cos थीटा। अगर थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1 होगा, तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा BDS cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 हो गया तो BDS, कब, जब थीटा 0 होगा, यानी इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा इस केस में। और जब थीटा 90 होगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा, BDS cos 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स मिनिमम पास होगा, यानी इस कंडीशन में मिनिमम फ्लक्स पास होगा। यहां पर कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा क्योंकि सारा लाइन इस एरिया को टच करके जा रहा है, एक भी लाइन इस एरिया को कट नहीं कर रहा। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के पैरेलल पास हो तो वहां पर कोई फ्लक्स पास नहीं होगा,
क्योंकि एंगल 90 है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के एकदम नॉर्मली पास हो रहा है तो वहां पर एंगल 0 होगा और वहां पर मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्वाइल, किसी क्वाइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होता है बी एस कॉस थीटा, जहां एस उस क्वाइल का एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो फाई का वैल्यू तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे, एक एरिया पे और एक दोनों के बीच के एंगल पे। फ्लक्स कब चेंज होगा? किसी क्वाइल से गुजरने वाले फ्लक्स फाई का मान कब बदलेगा? जब या तो फील्ड का वैल्यू बदल जाए या एरिया बदल जाए या थीटा बदल जाए। तो इसलिए यहां पर लिखे हैं कि सो फ्लक्स विल चेंज व्हेन बी एस और थीटा चेंज। अगर बी एस या थीटा में कोई भी चेंज हो जाए तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी क्वाइल से गुजरने वाला फ्लक्स कब बदलता है? जब या तो फील्ड बदल जाए या एरिया बदल जाए या दोनों के बीच का एंगल बदल जाए। डेल्टा फाई का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स। तो किसी क्वाइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान जब भी चेंज होगा, मान लीजिए किसी क्वाइल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान चेंज हो गया, और वो चेंज कब हो सकता है? जब या तो फील्ड चेंज हो या एरिया चेंज हो या थीटा चेंज हो। तो जब भी किसी क्वाइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, डेल्टा फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो उस क्वाइल में ऑटोमेटिक एक वोल्टेज आ जाएगा जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जब भी किसी क्वाइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उस क्वाइल में ऑटोमेटिक मतलब खुद से ही एक वोल्टेज आ जाएगा। जबकि वोल्टेज लाने के लिए हम लोग एक बैटरी का यूज करते हैं। किसी क्वाइल में अगर करंट फ्लो करवाना हो, सपोज करिए कि ये एक क्वाइल है, क्या इस क्वाइल में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें एक बैटरी हम कनेक्ट कर दें तो इसमें करंट फ्लो होगा। मान लो बैटरी का ईएमएफ ई है और इस वायर का रेसिस्टेंस आर है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू ई बाई आर। होगा कि नहीं होगा? जहां आर क्या है? इस क्वाइल का रेसिस्टेंस है और ये ई क्या है? बैटरी का ईएमएफ है। अब करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डिपेंड करेगा बैटरी के पोलैरिटी पे, यानी इस ईएमएफ के पोलैरिटी पे। अब यहां पर देखो, ये क्वाइल है, इस क्वाइल में यहां पर बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है वो इस साइड है। अगर इसको हम इस साइड कर दें और नेगेटिव प्लेट को इस साइड, तो करंट फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उल्टा फ्लो होगा। यहां पर करंट का फॉर्मूला क्या होगा? ई बाई आर। तो किसी क्वाइल से करंट तब फ्लो होता है जब उसमें एक वोल्टेज हो, और वोल्टेज तब आएगा जब बैटरी जोड़िएगा। लेकिन यहां पर बिना बैटरी के ही ये वोल्टेज आता है। ध्यान से सुनिए, जब भी किसी क्वाइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस क्वाइल में खुद से ही एक ईएमएफ आ जाता है, यानी जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, यानी वोल्टेज आता है, और उस ईएमएफ के कारण करंट आ जाता है जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी किसी क्वाइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उस क्वाइल में एक ईएमएफ आएगा और उस ईएमएफ के कारण एक करंट आएगा। इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जब तक फ्लक्स बदलते रहेगा तब तक ये वोल्टेज और करंट रहेगा। जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना बंद होगा, वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा। फिर से समझिए, ये फ्लक्स जब तक चेंज होते रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होते रहेगा तब तक ये वोल्टेज और करंट रहेगा। फ्लक्स का चेंज होना बंद होगा, वोल्टेज करंट जीरो होगा। फ्लक्स चेंज होगा, वोल्टेज आएगा, करंट आएगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक वोल्टेज करंट रहेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद होगा, वोल्टेज करंट जीरो हो जाएगा। ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ। इस ईएमएफ का जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब हो गया ध्रुवता, मतलब पॉजिटिव पोल किधर है, नेगेटिव पोल किधर है, पॉजिटिव प्लेट किधर है, नेगेटिव प्लेट किधर है, तो इसके पोलैरिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा करंट का डायरेक्शन। क्वाइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ये डिपेंड करता है इस ईएमएफ के पोलैरिटी पर। ई एंड आई अपोज डेल्टा फाई, यानी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये जो इंड्यूस्ड करंट है, यह दोनों ही
फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। अपोज करता है मतलब विरोध करता है। ध्यान से सुनिए, जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ आता है, लेकिन जब ये ईएमएफ आएगा तो यह इस फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। मान लीजिए किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है। देखिए, चेंज दो प्रकार से होता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो चेंज हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो भी चेंज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने से क्या होगा, एक वोल्टेज आएगा, लेकिन यह वोल्टेज क्या करेगा, इस बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करेगा। यानी यह वोल्टेज नहीं चाहेगा कि फ्लक्स बढ़े, यानी यह वोल्टेज इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स घट रहा है तो घटने से भी तो वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जब भी चेंज होगा, चाहे घटे चाहे बढ़े, वोल्टेज आना तय है, और यह वोल्टेज हमेशा फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। अगर फ्लक्स घट रहा है तो यह वोल्टेज उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यह वोल्टेज क्या करता है, फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। अगर फ्लक्स घट रहा है तो यह वोल्टेज नहीं चाहेगा कि फ्लक्स घटे, यानी वह उसको बढ़ाकर उसको न्यूट्रल पोजीशन में लाना चाहेगा। मान लीजिए किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स 5 वेबर है, अचानक से घटने लगा, 4 वेबर हो गया, 3 वेबर हो गया, 2 वेबर हो गया, तो यह वोल्टेज कोशिश करेगा कि वो जो घट रहा है 5 4 3 2 हो रहा है वो बढ़ जाए, यानी 2 3 4 5, यानी वापस से ये 5 पर आ जाए, ना ये चेंज ना हो। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, यह दोनों फ्लक्स चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये माइनस बता रहा है कि ये जो ईएमएफ है ये फ्लक्स चेंज, ये डी फाई का मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, और डी टी का मतलब हो गया स्मॉल टाइम टेकन। मान लीजिए एक छोटे से समय डी टी में किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना चेंज हो गया, डी फाई, तो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज हो गया डी फाई बाई डी टी। फिर से सुनिए, मान लीजिए एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, और मान लीजिए dt समय में कितना फ्लक्स चेंज हो गया, डी फाई, तो dt सेकंड में डी फाई चेंज हुआ तो 1 सेकंड में डी फाई बाई डी टी चेंज होगा। इसको कहेंगे रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, यानी 1 सेकंड में जितना फ्लक्स परिवर्तन होता है उसी को फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लक्स चेंज मीन्स द चेंज इन फ्लक्स इन 1 सेकंड, दैट इज डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन इसलिए डालते हैं क्योंकि यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैंने पहले ही बताया, यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यह फ्लक्स चेंज का विरोध करता है, तो इस विरोध के लिए माइनस साइन आया। नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया डी फाई बाई डी टी। कभी कभी हम लोग माइनस साइन नहीं भी डालते हैं, अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये माइनस साइन फिर नहीं डालेंगे। अगर मान लीजिए कॉइल में n टर्न है, इस कॉइल में तो एक ही टर्न है, अगर इस कॉइल में 2 टर्न होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 डी फाई बाई डी टी होता, 3 टर्न होता तो 3 डी फाई बाई डी टी होता, क्योंकि प्रत्येक टर्न से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, डी फाई, कितने समय में, डी टी समय, तो प्रत्येक टर्न में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, डी फाई बाई डी टी। अगर मान लीजिए कॉइल में n टर्न है तो टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू डी फाई बाई डी टी। चलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। इस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज के बराबर, और करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ बाय आर, आई बराबर वी बाय आर, ओम का नियम, आई बराबर वी बाय आर। तो वोल्टेज कितना इंड्यूस हुआ है, ई, तो ई बाय आर, जहां आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेसिस्टेंस है आर, आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक वोल्टेज आएगा, एक करंट आएगा, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं या प्रेरित धारा कहेंगे। यह ईएमएफ जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक वोल्टेज और करंट रहेगा, फ्लक्स का चेंज होना बंद होगा, वोल्टेज करंट बंद हो जाएगा। यह वोल्टेज और ये करंट, ये दोनों ही फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। करंट की दिशा इस वोल्टेज के पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के पोलैरिटी पे।
इस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और करंट का फॉर्मूला होता है ई बाई आर, जहां आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। जैसे यहां पर देखिए करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बाई आर, जहां आर इस कॉइल का रेसिस्टेंस है। मान लीजिए ये एक कॉइल है जो इस तरह से वर्टिकल रखा हुआ है और इसके सामने एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आगे है, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको मैंने ये लाइन खींच कर दिखाया है। चूंकि ये कॉइल जो है बार मैग्नेट के सामने रखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से होकर पास हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब इस कॉइल से क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। ये एक छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट है, और इसके सामने एक कॉइल रखा हुआ है। तो इस कॉइल से क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। ये कॉइल अपने जगह पर फिक्स है, ये बार मैग्नेट पोजीशन 1 में फिक्स है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने चेंज नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स पास हो रहा है इस कॉइल से। तो इस फ्लक्स को हम मान लेते हैं फाई 1 और इसका वैल्यू मान लेते हैं 10 वेबर। अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को धीरे धीरे उठा के यहाँ थोड़ा नज़दीक लाते हैं, यहाँ पर। इसको हम कहते हैं पोजीशन 2। यानी मैग्नेट पहले कहाँ था, पोजीशन 1 में, अब इसको मैंने कहाँ लाया, पोजीशन 2 में। तो जब ये मैग्नेट नज़दीक आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेट से जितना दूर ये कॉइल होगा फील्ड उतना कम होगा, यानी कम लाइंस पास करेगा, कम फ्लक्स पास होगा। लेकिन जैसे इस मैग्नेट को हम इसके नज़दीक कर देंगे, कॉइल के नज़दीक कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगा, क्योंकि फील्ड का मान बढ़ेगा तो ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगा, तो ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। तो मान लीजिए अब जो फ्लक्स पास होगा वो फाई 2 है, जिसका वैल्यू 18 वेबर है। और मान लेते हैं कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक लाने में 2 सेकेंड लगा, यानी इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में फ्लक्स कितना चेंज हो गया, 8 वेबर। पहले 10 वेबर था, अब 18 वेबर हो गया, यानी फ्लक्स में परिवर्तन 8 वेबर हुआ। कितने टाइम में हुआ, 2 सेकेंड में। तो बताइए इस कॉइल में वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब एक ही है, चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम टेकन। तो 8 वेबर 10 वेबर से बढ़कर 18 वेबर हो गया, यानी 8 वेबर फ्लक्स चेंज हुआ कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। इसका मतलब ये 4, और वेबर पर सेकंड को वोल्ट कहते हैं, वेबर पर सेकंड को क्या कहेंगे, वोल्ट। यानी 4 वोल्ट का ईएमएफ इसमें ऑटोमेटिक इंड्यूस होगा। और जब 4 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट कितना फ्लो होगा, तो आई बराबर होता है ई बाई आर। मान लेते हैं इस कॉइल का प्रतिरोध, इस कॉइल का रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो करंट कितना फ्लो होगा, ई बाई आर, 4 वोल्ट बाई 2 ओम, यानी 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। अब ये करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है ईएमएफ के पोलैरिटी पे। ठीक है, तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स चेंज के रेट के बराबर होता है, यानी वेबर पर सेकंड को हम क्या कहेंगे, वोल्ट। ईएमएफ का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जिसको हम वेबर पर सेकंड भी लिखते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को अब लिखना स्टार्ट करिए। ये मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है डीएस, इससे फील्ड लाइन पास हो रहा है, तो यानी फ्लक्स पास हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको मापता है, मेजर का मतलब होता है माप, क्या चीज का माप है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। एक दिए गए क्षेत्रफल, एक दिए गए एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास होता है, उसी का ये माप है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया ds इन ए मैग्नेटिक फील्ड B विल बी, किसी ds एरिया से
जो कि मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, उससे कितना फ्लक्स पास होगा, डी फाई, जिसका फॉर्मूला हो गया बी डॉट डी एस बी डी एस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चूंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर कहते हैं। और फ्लक्स का डायमेंशन हो गया बी डी एस कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है एम टी माइनस टू आई माइनस वन। एरिया का हो गया एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस वन। जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू होगा बी डी एस। जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा, जिसका वैल्यू 0 होगा। तो यहां पर देखिए थीटा 90 है, इसका मतलब एक भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करके नहीं जा रहा है, सारा फील्ड लाइन इस एरिया के पैरेलल जा रहा है। जबकि इस केस में देखिए सारा का सारा फील्ड लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, इस तरह से है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के परपेंडिकुलरली क्रॉस करे तो वहां पर थीटा 0 होगा और मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के पैरेलल पास हो तो वहां पर थीटा 90 होगा और फ्लक्स 0 पास होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज फाई इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होता है बी एस कॉस थीटा। सो फ्लक्स विल चेंज ओनली व्हेन बी एस और थीटा चेंज। इसलिए फ्लक्स तब चेंज होगा जब या तो फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या थीटा चेंज हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक कॉइल है और ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का वेलोसिटी भी है, किधर, कॉइल की ओर है। तो जैसे ही ये मैग्नेट कॉइल की ओर जाएगा तो यहाँ इससे गुजरने वाले फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेट जितना नज़दीक आएगा फील्ड उतना बढ़ेगा। यहाँ पर जो कॉइल है, इस कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, इस कॉइल का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, और ना ही फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो फील्ड है एकदम 90 डिग्री पे पास हो रहा है, यानी थीटा यहाँ 0 डिग्री है। तो इस मैग्नेट के मूव करने के कारण सिर्फ और सिर्फ फील्ड चेंज हो रहा है। इस कॉइल से गुजरने वाले फील्ड का मान बढ़ेगा अगर ये मैग्नेट पास आएगा तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। चेंजिंग बी का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है। बढ़ रहा है या घट रहा है, सोच के देखिए। चूंकि ये मैग्नेट कॉइल की ओर जा रहा है तो चूंकि फील्ड बढ़ रहा है इसलिए फ्लक्स बढ़ेगा। अगर फील्ड बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ही मैग्नेट पास आएगा तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, जो ही मैग्नेट दूर जाएगा फ्लक्स का वैल्यू घटेगा। फ्लक्स इसीलिए घटेगा या बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर देखिए यह एक वायर है, एक तार है जिसको हमने इस तरह के शेप में मोड़ा हुआ है, और इसके ऊपर एक दूसरा तार रख दिया, और यह जो वायर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जबकि ये पेपर के प्लेन में रखा हुआ है। ये जो वायर है ये पेपर के प्लेन में है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, नीचे की ओर। तो ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि इस एरिया से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके नॉर्मली पास हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर बहुत सारा फील्ड लाइन पास हो रहा होगा, इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन अगर ये वाला जो वायर है, ये वायर देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलग से रखा हुआ है इसके ऊपर, अगर ये वायर आगे की ओर मूव करने लगे भी वेलोसिटी से, तो वायर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ने से फ्लक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा फ्लक्स। तो यहाँ पर इस वायर के मूव करने से ये स्लाइडिंग पार्ट है, ये पार्ट स्लाइड कर रहा है इस फ्रेम के ऊपर, तो ये जैसे ही मूव करेगा आगे एरिया बढ़ेगा, यानी एरिया चेंज होने से यहाँ फ्लक्स चेंज होगा। अब यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल है और ये कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो जैसे ये कॉइल घूमेगा तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा। यहाँ ना तो फील्ड चेंज हो रहा है ना एरिया। एक्चुअली क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ है और वह कॉइल अपनी ही जगह एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो यहाँ पर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा।
तो एंगल चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स तीन तरीके से चेंज हो सकता है, या तो फील्ड चेंज हो जाए, या एरिया चेंज हो जाए, या एंगल चेंज हो जाए। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक घटना है। कौन सी घटना है? तो जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, चाहे जैसे भी चेंज हो, फील्ड चेंज होने से हो, एरिया चेंज होने से हो, थीटा चेंज होने से हो, जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदलेगा तो उस कॉइल में एक वोल्टेज आएगा और एक करंट आएगा। इसी घटना को ईएमआई कहते हैं। इट इज द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ईएमएफ इन अ कॉइल। किसी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होने के घटना को ईएमआई कहते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज। जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है यानी डेल्टा फाई होगा, तो उस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा। इसी घटना को हम ईएमआई कहते हैं। द डेवलप्ड ईएमएफ एंड करंट आर कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट रिस्पेक्टिवली। इस डायग्राम में देखिए, यह बार मैग्नेट इस कॉइल की ओर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसे यह बार मैग्नेट इस कॉइल के नज़दीक जाएगा तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ने लगेगा। ठीक, तो इसके कारण यानी फ्लक्स चेंज होगा ना, फ्लक्स चेंज होने से इसमें वोल्टेज और करंट आएगा, और यह करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। इसीलिए क्योंकि यह फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। हमने पहले ही बताया था कि वोल्टेज और करंट दोनों मिलकर फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और जैसे इस मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे, कॉइल से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, तो यहाँ पर फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घटे चाहे बढ़े, यानी फ्लक्स जब भी बदलेगा तो वोल्टेज और करंट आएगा। यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है ना। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे के क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जान लीजिए कि अगर मैग्नेट दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। आप इधर से देखिए ये क्लॉकवाइज लगेगा कि नहीं, और इधर से देखो सामने से, जिधर से मैग्नेट है उधर से ही देखो ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट को इन्वर्स इंड्यूस्ड करंट या इन्वर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसमें जो वोल्टेज आ गया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और जो करंट आया वो इंड्यूस्ड करंट है, लेकिन ये ईएमएफ और करंट दोनों का नेचर इन्वर्स है, जबकि इसमें डायरेक्ट है, क्योंकि इसमें ये करंट सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली ये मैग्नेट जब दूर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो घटते हुए फ्लक्स को ये क्या चाहेगा, बढ़े, तो इसको सपोर्ट करेगा। जबकि यहाँ पे मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को ये करंट या वोल्टेज क्या चाहेगा कि घटे, तो इसलिए ये इन्वर्स है। एक एक टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जितना भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो हम लोग समझ गए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक घटना है। कौन सी घटना? तो जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो उस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, एक करंट इंड्यूस होता है। इसी घटना को हम ईएमआई कहते हैं। तो फैराडे ने इस घटना की खोज की थी, और उन्होंने इस घटना के बारे में 2 नियम दिए। फैराडे गेव 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ बहुत आसान है, हमने बताया था कि जब तक फ्लक्स चेंज होते रहेगा तब तक वोल्टेज करंट रहेगा। फ्लक्स का चेंज होना बंद होगा, वोल्टेज करंट गायब हो जाएगा। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट और कॉइल, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट।
जब भी किसी सर्किट से या किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दिस ईएमएफ विल लास्ट, और यह ईएमएफ तब तक बना रहता है, तब तक इसका लास्टिंग नहीं होता है, एज लॉन्ग एज द चेंज परसिस्ट। जब तक फ्लक्स का चेंज परसिस्ट करेगा यानी एग्जिस्ट करेगा, यानी जब तक फ्लक्स का परिवर्तन जारी रहेगा तब तक वह ईएमएफ रहेगा। जैसे ही फ्लक्स का बदलना बंद हो जाएगा ईएमएफ खत्म। सेकेंड लॉ फैराडे ने दिया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फ्लक्स चेंज के रेट के बराबर होता है। यहां पर निगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। निगेटिव साइन बता रहा है कि यह ईएमएफ नहीं चाहता है कि फ्लक्स में चेंज हो। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो यह ईएमएफ घटाएगा उसको, और घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा। इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर किसी कॉइल में n टर्न है तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस n d∅dt, क्योंकि एक टर्न के लिए कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, d∅dt, 2 टर्न के लिए 2d∅dt, तो n टर्न के लिए n d∅dt। तो चलिए अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए। यहां से चैप्टर स्टार्ट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स बदलने के कारण, जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स बदलता है तो उसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रेरित होता है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज आप यूज़ करें। आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि किसी कॉइल से जब गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदलता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। पहला नियम है कि जब भी किसी कॉइल से होकर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और यह विद्युत वाहक बल तब तक बना रहेगा, यानी तब तक वो रहेगा जब तक कि फ्लक्स का बदलाव जारी रहता है। जब तक फ्लक्स बदलते रहेगा ईएमएफ रहेगा, फ्लक्स का बदलना बंद होगा ईएमएफ खत्म हो जाएगा। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका वैल्यू होता है फ्लक्स चेंज की दर के बराबर, फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यह नेगेटिव साइन क्या बताता है कि यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यह फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। यदि कॉइल में n टर्न हो तो ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा -n d∅dt। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।